हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर मेंटेनेंस को। मेंटेनेंस जो कि चैप्टर 9 में दिया गया है। चैप्टर 9 अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 9 में सेक्शन आते हैं 125 से 128 तक, यानी कि 125, 126, 127 और 128 ये चारों सेक्शन मेंटेनेंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर मेंटेनेंस कौन कौन लेगा, यानी कि भरण पोषण कौन कौन लेगा और कौन कब नहीं लेगा, ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कब एक्स पार्टी डिग्री न्यायालय ये ऑर्डर भी दे सकती है और कब उसको रद्द कर सकती है। जो अलाउंस मिलने वाला है उसमें कब परिवर्तन किया जा सकता है, और लास्ट में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो अलाउंस है इसकी लेने की प्रक्रिया और इसको रद्द करना, इसमें परिवर्तन होना और अंत में उसका जो मामला है उसका निस्तारण कैसे होने वाला है। तो मेंटेनेंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहला 125 का क्लॉज 1 हमें ये बताता है कि मेंटेनेंस कौन कौन ले सकता है। तो सबसे पहले हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस कौन कौन, इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है? ये जो प्रक्रिया है मेंटेनेंस की, ये निवारक प्रक्रिया होती है, ना कि कोई दंडिक प्रक्रिया। यानी कि यहाँ पे रिलीफ चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट में भी दिया गया है, वहां पर भी मेंटेनेंस की जो सेक्शन है वो दिए गए हैं, वहां पर भी भरण पोषण लिया जा सकता है। वो सिविल मैटर था और ये हम आज पढ़ने वाले हैं वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है ये। तो इसके लिए सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आता है हमारा कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी इसमें वाइफ इसके अंदर मेंटेनेंस कर सकती है। सेकंड नंबर पे आ रहे हैं आपके धर्मज और अधर्मज। धर्मज और अधर्मज जो माइनर सन और डॉटर हैं वो यहाँ पर आएंगे। थर्ड पर आ रहा है यहाँ पर कोई अविवाहित जो अनमैरिड है, वो पुत्री या पुत्र जो कि वयस्क भी माना जा सकता है, पर वो क्या होने चाहिए? मानसिक और शारीरिक रूप से विक्षिप्त होने चाहिए। वो सामान्य नहीं होकर बल्कि क्या होने चाहिए? असामान्य होने चाहिए। तो वो भी यहाँ पर मेंटेनेंस ले सकते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट आता है फोर्थ नंबर, जिसमें माता और पिता वो भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो ये जो चार हैं वो मेंटेनेंस यहाँ लेंगे। अब सबसे पहले बारी आती है पत्नी की। तो पत्नी के ऊपर ही ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो केसेस होते हैं वो वाइफ की तरफ से ही आते हैं। तो यही एक जो पॉइंट है, टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा है। पत्नी, तो पत्नी में कौन आएगी? पत्नी यानी वाइफ, वो वाइफ आएगी जिसका विवाह विच्छेद हो चुका हो और जिसने दोबारा शादी ना की हो। जिसका विवाह विच्छेद हो गया हो और जिसने दोबारा शादी नहीं की है, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, यानी कि जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है वो, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है वो, जिसका विवाह विच्छेद हो गया है वो, और जिसका पति उसको भरण पोषण देने में समर्थ है वो, वहां पर वह पत्नी भरण पोषण की यानी कि मेंटेनेंस की मांग कर सकती है।
तो वो पत्नी यहाँ पर मेंटेनेंस मांग सकती है। अब बारी आती है कि कौन सी पत्नी मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। हमने कौन कौन सी देखी? जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है, विवाह विच्छेद हो चुका है परंतु पुनर्विवाह नहीं किया है, तो वे पत्नी जिसने दोबारा शादी कर ली है, डाइवोर्स के बाद में जिसने दोबारा शादी कर ली है, तो वो यहाँ मेंटेनेंस की मांग नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अब वो किसी अदर पर्सन की वाइफ हो चुकी है, अब यहां से उसका लिंक छूट चुका है। सेकंड पॉइंट क्या आता है? जो अपनी सहमति से अलग रह रही है, जो अपनी इच्छा से अपने पति से अलग रह रही है, तो वो मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। फिर आता है जो एडल्ट्री में रह रही है, व्यभिचार का जीवन व्यतीत कर रही है, या जारता या एडल्ट्री में रह रही है, तो वो पत्नी भी मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है। और जो स्वेच्छा से जिसने डाइवोर्स लिया है, अपनी इच्छा से जिसने डाइवोर्स लिया है, वो मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है। जो अपना भरण पोषण करने में समर्थ है, पति से ज्यादा सक्षम है, वो मेंटेनेंस की मांग नहीं करेगी। और यदि किसी विवाह के वक्त, यानी कि जब मैरिज हुई थी उस टाइम में अगर कुछ ऐसा कोई अगर मतलब उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या कुछ ऐसी बात उन्होंने पहले कर रखी है कि अगर विवाह विच्छेद होगा तो इतना पोर्शन मैं तुम्हें दे दूंगा, और वो उतना पोर्शन लेके ऑलरेडी अलग हो चुकी है, यानी उसने अगर पति ने कह दिया है कि मेरी प्रॉपर्टी में से तुम्हें 1.5 यानी 50% आपको दे दिया जाएगा, विवाह विच्छेद के बाद में अगर उस पत्नी ने वो 50% लिया है और उससे अलग हो गई है, तो अब वहां पर वो मेंटेनेंस की भी मांग नहीं कर सकती है। तो ये है कुछ पॉइंट सेक्शन 25 से लेके 28 तक, यानी कि जो मेंटेनेंस है चैप्टर 9 है, वो ना केवल LLB एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बल्कि जुडिशरी में भी इसके ऊपर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। मेंटेनेंस की बात चल रही है, तो यहाँ जो भी मैटर जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? फैमिली कोर्ट में। और अगर कहीं फैमिली कोर्ट नहीं है तो वहाँ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में ये मामला जाएगा, यानी कि जो अधिकारिता है, जुडिक्शन है, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को है या फिर फैमिली कोर्ट को है। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ फैमिली कोर्ट होती नहीं है, तो वहाँ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसको सुनेगा। तो अभी हमने देखा सेक्शन 125 का क्लॉज 1, यानी कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। पत्नी के ऊपर मैंने आपको बता दिए हैं कि कहां कर सकती है, कहां कर सकती है और कहां नहीं कर सकती है। ये पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर जुडिशरी एग्जाम के अगर पर्पस से अगर आप देखेंगे तो वहां 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि वो कब आप मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है। अगर हमें वो पॉइंट नहीं पता होंगे तो श्योरली हम उसका आंसर गलत ही करेंगे। इसके अलावा LLB के हिसाब से भी ये जरूरी है, क्योंकि जहां पत्नी मेंटेनेंस मांगेगी तो वहां डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि पत्नी में कौन सी पत्नी शामिल है जो मेंटेनेंस लेगी और कौन सी पत्नी है जो मेंटेनेंस नहीं लेगी। नेक्स्ट पर अगर आप आते हैं तो धर्मज और अधर्मज, अगर कोई अवयस्क यानी कि माइनर पुत्र और पुत्री हैं, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, तो दोनों ही कंडीशन में मेंटेनेंस देना उनके फादर की ड्यूटी बन जाएगी। यहाँ मेंटेनेंस देना होगा, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, पर क्या होना चाहिए? वो माइनर। अविवाहित वयस्क पुत्र
पुत्र या पुत्री। अब यहाँ अविवाहित वयस्क पुत्र या पुत्री की बात हुई है। अगर यही पुत्री चाहे वे मानसिक व शारीरिक रूप से असामान्य भी हो, परंतु अगर वो विवाहित हो गई तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस का बर्डन है वो पिता पर ना होकर पति पर चला जाएगा, यानी कि अब उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, उसके हस्बैंड करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए बात हुई है अविवाहित वयस्क पुत्र या पुत्री जो शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य हो, विक्षिप्त हो, तो वहां पर भी मेंटेनेंस उनको दिया जाएगा। भरण पोषण करना उसकी ड्यूटी है। और लास्ट में माता और पिता, तो माता और पिता का भी भरण पोषण करना पुत्र की ड्यूटी होती, लायबिलिटी है। एक केस में विजय मनोहर के केस में ये भी डिसाइड कर दिया है कि पुत्री की भी वही लायबिलिटी है जो पुत्र की है, क्योंकि पुत्री भी अब पुत्र के बराबर अपना हक रखती है जब प्रॉपर्टी में, तो वहां पर उसकी लायबिलिटी भी बनती है कि वो भी माता पिता को मेंटेनेंस दे, अगर वो सक्षम है और माता पिता सक्षम नहीं है तो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखेंगे 126, 127 और 128। चलिए अब हम देखते हैं कि सेक्शन 126 के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है, यानी कि मेंटेनेंस को जो लेने का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। 126 के अंदर ये बताया गया है कि 125 में जो आप मेंटेनेंस लेंगे उसकी जो प्रोसेसिंग है वो समन मामलों की तरह ही चलेगी, यानी समन मैटर्स में जिस तरीके से प्रोसेसिंग होती है वही प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई होगा। मान लीजिए कि ए है वाइफ और बी है हस्बैंड। अगर ए बी से मेंटेनेंस की डिमांड करती है, कार्यवाही चल रही है और उस कार्यवाही के दौरान ए गायब है, ए नहीं आता है, यानी कि जो आवेदन करता है वो अनुपस्थित है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि जो मामला है उसे खारिज कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मामला खारिज ना होकर बल्कि उस मामले के गुणागुण यानी कि गुण और अवगुण देखते हुए वहां पर आदेश दिया जाएगा। और अब हम इसके बाद में देखते हैं, यहां तो क्या था कि आवेदन ही ए ने किया था और ए ही गायब था। अगर मान लीजिए उस मामले में बी गायब हो तो क्या होगा? अगर उस मामले में बी ही गायब हो तो क्या होगा, जिससे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि एक पक्षीय आदेश दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए जिससे आवेदनकर्ता ने जिससे मेंटेनेंस मांगा है, यानी कि जो दूसरा पक्षकार है, जो सेकंड पार्टी है, अगर वो जानबूझकर समन करने पर नहीं आती है या जानबूझकर समन से बचती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं लेती है, तो क्या किया जाएगा? एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जाएगी, यानी कि उसके खिलाफ आदेश दे दिया जाएगा। जो अनुपस्थित है, जो दूसरा पक्ष का अनुपस्थित है, उसके खिलाफ आदेश दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए ऑर्डर आ गया है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको समन मिला ही ना हो, इसको पता ही नहीं हो कि कोर्ट ने मुझे बुलाया है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो जो दूसरा पक्षकार है वो 3 महीने के अंदर अंदर विद इन 3 मंथ
यहां दे रखा है विद इन 3 मंथ में, 3 मंथ में आकर न्यायालय में ये बताए कि मैं कोई ऐसा रीजन होना चाहिए जो वैलिड हो कि उस कारण से मैं न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, तो मेरे खिलाफ ये जो आपने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है इसको रद्द कर दिया जाए। तो यहाँ पर वक्त दिया है, समय दिया है 3 महीने का। 3 महीने में अगर दूसरा पक्षकार न्यायालय में आकर ये बता देता है कि इस रीजन से, एक वैलिड रीजन से कि मैं यहाँ कोर्ट में नहीं आ सका, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर रद्द कर दिया जाएगा, बट रीजन आपका वैलिड होना चाहिए। तो ये है प्रोसेसिंग, जो प्रोसीजर दे रखा है मेंटेनेंस से रिलेटेड वो हमारा 126 में दिया हुआ है, यानी कि समन मामलों जैसी प्रक्रिया होगी। अगर यही नहीं आता जो आवेदन करने वाला है तो गुण अवगुण के आधार पर ऑर्डर दे दिया जाएगा, और अगर जिसके खिलाफ आवेदन किया गया है तो वह एक्स पार्टी दे दी जाएगी। और अगर एक्स पार्टी के अंदर वो आकर 3 महीने के अंदर ये बता देता है कि मैं एक वैलिड रीजन के कारण नहीं आ पाया हूं या मुझे पता नहीं चला था, तो वहां पर एक्स पार्टी ऑर्डर आपका रद्द किया जा सकता है। अब हम आते हैं अल्टरनेशन इन अलाउंस, जो कि सेक्शन 127 में दिया गया है, यानी कि आपका जो भत्ता है उसमें परिवर्तन कब किया जा सकता है। मैंने जैसे बताया कि कितना भत्ता मिलेगा, तो यहां पर कोर्ट परिस्थितियों के हिसाब से उसको देखते हुए ही अलाउंस फिक्स करेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपीज दे दिए जाएंगे। ये जो प्रोसेसिंग थी उसमें संशोधन हो चुका है, अब परिस्थितियों के हिसाब से ही उनको देखते हुए ही अलाउंस दिया जाएगा। हस्बैंड की इनकम क्या है, वाइफ को कितनी नीड है, उसकी रहन जो क्रिया है, रहन सहन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके की है, हस्बैंड के पास में कितना सोर्सेज है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या होगा, अनाउंस फिक्स किया जाएगा। अगर आवश्यकता हुई तो उस अलाउंस में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो परिवर्तन कब किया जाएगा, मान लीजिए बहुत महंगाई बढ़ गई है तो अलाउंस बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर पत्नी के कोई अगर बीमारी पे एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो वहां पर उसको अलाउंस अधिक देना पड़ेगा। अगर उसकी नौकरी चली गई है पति की, तो उस कंडीशन को देखते हुए अलाउंस में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि परिस्थितियां यहाँ डिसाइड करेगी कि अलाउंस में कितना बदलाव किया जाएगा। तो परिस्थितियों में परिवर्तन अगर आ गया है तो वहां पर अलाउंस में भी चेंज आ जाएगा। इसके बाद में इसी के अंदर एक पॉइंट है, यदि सिविल न्यायालय को परिवर्तन करना आवश्यक लगता है, अगर सिविल कोर्ट को लगता है कि इस अलाउंस में चेंज कर देनी चाहिए, अब परिवर्तन कर देना चाहिए, तो वहां पर भी ये परिवर्तन कर सकता है। तो 127 आपका अलाउंस में जो परिवर्तन है, यानी कि भत्ते में जो परिवर्तन है उसको बताता है। अब हम आगे आते हैं सेक्शन 128 पे, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, जो आपका इसको इन्फोर्स कैसे करवाया जाएगा, यानी कि परिवर्तन कैसे करवाया जाएगा। मेंटेनेंस की जो ऑर्डर है उसको परिवर्तन यानी कि उसे कैसे अप्लाई करवाया जाएगा, वो है 128 में बताया गया। अगर जिस हिसाब से मान लो मेंटेनेंस मांगा है, तो मेंटेनेंस मांगने के लिए यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है कि अगर ए बी से मेंटेनेंस मांगता है तो वो मेंटेनेंस 1 साल के अंदर अंदर मांग लेना चाहिए। वो 1 साल से उससे अलग रह रही है तो उस 1
1 साल के अंदर अंदर उसे मांग लेना चाहिए। अगर वो 1 साल से ऊपर के बाद में कहती है, 2 साल बाद में कहती है कि मुझे 2 साल से कुछ नहीं दिया, आप मुझे इनसे 2 साल का अलाउंस दिलवाइए, भरण पोषण का भत्ता दिलवाइए, तो न्यायालय वहां पर सिर्फ 1 साल का ही भरण पोषण का भत्ता दिलवा सकती है, 1 साल से अधिक का नहीं दिलवा सकती। तो यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर ही आवेदन करना आवश्यक होता है। जिस दिन भत्ता दे है उसके 1 वर्ष के अंदर आवेदन किया जा सकता है। यानी जिस दिन से भत्ता दिया, भत्ते का मान लीजिए ऑर्डर आ गया है और अगर वो नहीं दे रहा है, 1 साल तक नहीं दे रहा है, 1 साल के बाद भी नहीं दे रहा है और उसके बाद में कुछ 17-18 महीनों बाद में हम उठते हैं कि हमें ये भत्ता नहीं दे रहा है, तो वहाँ न्यायालय उसे केवल 1 वर्ष का ही भत्ता दिलाएगा, 1 वर्ष से बाद का भत्ता नहीं दिलाएगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष के अंदर अंदर ही आवेदन करना आवश्यक होता है। तो ये है इसकी प्रवर्तन करवाने की प्रक्रिया। और अगर वो 1 वर्ष तक का भत्ता नहीं देता है तो यहाँ पर उसको 1 साल की सजा भी हो जाएगी। 1 महीने का नहीं देने पर 1 मंथ के हिसाब से इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। तो ये हमने देख लिए 126, 127 एंड 128। अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, वो क्या है कि जो अंतरिम भरण पोषण है, अंतरिम भरण पोषण क्या है और क्या ये सेक्शन 125 भरण पोषण मुसलमान जो औरत है, जो मुस्लिम लेडीज है, क्या उनके ऊपर भी अप्लाई होता है? तो अब हम वो देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस यानी कि जो अंतरिम भरण पोषण है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूं कि अंतरिम भरण पोषण है क्या। मान लीजिए न्यायालय में आवेदन किया गया कि मुझे अपने पति से भरण पोषण चाहिए। ए बी से भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन लगाती है, आवेदन करती है कि मुझे भरण पोषण चाहिए। अब मामला न्यायालय में चल रहा है। अब मामला जब चल रहा है तो कोर्ट का ऑर्डर कब आएगा, उसके बीच में एक ही यानी कि जो वाइफ है उसकी कंडीशन तो ये भी नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी भी खा सके। तो यहाँ पर उस ऑर्डर यानी कि फाइनल जो ऑर्डर आने वाला है, लास्ट में जो उसका डिसीजन आने वाला है, जो डिग्री होगी, उससे पहले कार्यवाही के दौरान कोर्ट बी को यानी कि उसके हस्बैंड को इंटरिम मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दे सकती है कि अभी तो कार्यवाही चल रही है, तब तक तो आप इसको कुछ गुजारा भत्ता दीजिए। मामले का अंतिम डिसीजन बाद में होगा, तब जो भी फाइनल डिसीजन होगा उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। पर फिलहाल इस कार्यवाही के दौरान जो खर्चा हो रहा है, जो भत्ता चाहिए, उसको देने का जो ऑर्डर होता है वो यहाँ पे अंतरिम भरण पोषण का ऑर्डर कहलाता है। तो ये 125 के अंदर हमें परंतु में डिफाइन किया गया है और 125 का क्लॉज 3 है, जो 125 का क्लॉज 3 वो यहाँ अंतरिम भरण पोषण दिलाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई मामला चल रहा है तो वहां पर आवेदन का विस्तारण सूचना की तामीर के 60 दिन के अंदर अंदर ही किया जाएगा। जो आवेदन जो किया गया है उसका जो निपटारा है वो सूचना, जैसे ही इसकी सूचना मिली है उसके 60 दिन के अंदर अंदर उसको निपटा दिया जाएगा। ये मामला किसके पास जाएंगे? जो अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये जाते हैं।
इसके अलावा एक पॉइंट अभी मैंने आपको बताया है कि भत्ता या खर्च आदेश की तारीख से या आवेदन की तारीख से ही देय होगा। जिस दिन ऑर्डर दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है, आदेश की तारीख से या आवेदन की तारीख से, जिस दिन आवेदन किया गया है या ऑर्डर आ गया है, उस दिन से ही ये मेंटेनेंस दिया जाएगा। अब ये मेंटेनेंस क्या है? देय तिथि से 1 वर्ष के भीतर भीतर, 1 वर्ष के भीतर भीतर उसमें न्यायालय में आवेदन करना होगा। क्या आवेदन करना होगा? कि हमें इसने मेंटेनेंस दिया ही नहीं। कितना? 1 वर्ष के अंदर अंदर ही करना होगा। अगर 1 वर्ष के बाद में करते हो तो कोर्ट आपको सिर्फ 1 साल का ही भरण पोषण दिलवाएगा, इसके बाद का नहीं दिलवाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 साल के अंदर अंदर ही आवेदन करना आवश्यक होता है। तो इंटरिम रिलीफ ये होता है, या इंटरिम मेंटेनेंस यहाँ पर ये दिया जाता है, जो कार्यवाही के दौरान दिया जाता है। अंत में जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से दूसरा ऑर्डर आएगा, पर फिलहाल कार्यवाही के दौरान जो खर्चा है, जो भत्ता है, जो उसको नीड है, उसकी पूर्ति के लिए इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। अब हमने बात की थी कि क्या मुस्लिम महिला पर भी सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस है वो अप्लाई होता है? तो बिल्कुल होता है। और ये आया एक केस में, वो केस था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। ये आया 1985। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि मुस्लिम महिला भी मेंटेनेंस मांग सकती है। सीआरपीसी में मुस्लिम महिला भी मेंटेनेंस मांग सकती है। इसके बाद में जो मेंटेनेंस से रिलेटेड था, मुस्लिम विधि में एक एक्ट भी पास किया गया। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है मेंटेनेंस, सेक्शन 125 से 128 तक का कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।